नमस्कार मित्रों, विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों को इतिहास विषय पे चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। इतिहास के विभागाध्यक्ष के रूप में मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार राय, इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलां सुल्तानपुर। जैसा कि आपको विदित है कि कोविड-19 को देखते हुए मानव अपने जीवन में तमाम परिवर्तन किया है और परिवर्तन करना ही इस समय उसकी दवा है। पूरे वैश्विक स्तर पे यह महामारी व्याप्त है। हम लोगों ने अपने रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान में परिवर्तन किया, तो इसी प्रकार हमें अपने शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि कोविड-19 की कोई दवा विश्व स्तर पे बनी नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में हमें सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी के साथ ही इसकी महत्वपूर्ण दवा का प्रयोग करते हुए अपने हर कार्य को संपन्न करना है। क्योंकि जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाता है तब तक हम इसी के साथ रहेंगे। तो आप जो आपका पठन पाठन होगा कोविड-19 को देखते हुए, वह इसी प्रकार से ऑनलाइन या वीडियो के द्वारा होगा। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, उसे सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन दबा करके। क्योंकि जब आप लिंक हो जाएंगे मेरी साइट से, तो कोई भी वीडियो जो बनेगा वो आपके पास पहुंच जाएगा और आप निरंतर देखते रहेंगे। आप देखेंगे, जो आपके साथ साथी हैं जो क्लास नहीं लेते हैं, आप उनसे भी चर्चा करेंगे तो भी देखेंगे। आज इतिहास विषय की बहुत साधारण सी बात पे चर्चा करने के लिए हम चल रहे हैं। इतिहास का अर्थ और इतिहास की परिभाषा। इतिहास का अर्थ यदि हम देखें तो सबसे पहले इति का अर्थ पुरातत्व और आस का अर्थ रहता है। इति का अर्थ पुरातत्व और आस का अर्थ रहता है। जहां पुरातत्व रहता है वही इतिहास है। इसको और थोड़ा सा हम नजदीक से देखें तो इति पुरातत्वम अस्मिन् इतिहास घर इतत्, अर्थात जहाँ इतिहास की चर्चा हो वो इतिहास विषय है। आगे यदि थोड़ा सा हम उसके अर्थ को और सरल करें तो जिस पुस्तक में किसी वस्तु का पुराना वृतांत रहता है उसे मनुष्य इतिहास कहता है। आगे यदि हम और भी सरल तरीके से देखें तो पुरावृत्ति कथा ही इतिहास है। ये इतिहास का एक अर्थ आप समझ लिए। अब इतिहास की परिभाषा को जानना जरूरी चीज है। तो इतिहासविदों द्वारा ढेर सारी परिभाषाएं दी गई है और यदि हम इतिहास की बड़ी सरल जो परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, उस परिभाषा की चर्चा करें तो यहाँ हमको मिलता है अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को हम इतिहास कहते हैं। जो हमें बीते हुए काल की घटनाओं की जानकारी दे उन्हें हम इतिहास कहते हैं। इसी क्रम में जो है आचार्य कृष्णद्वैपायन ने बताया, आचार्य कृष्णद्वैपायन के अनुसार उन्होंने बताया कि इतिहास ही हमारा मोह अंधकार दूर करता है और ज्ञान की आंखें खोल देता है। अर्थात जहां से हम अपने मोह को दूर कर लें और ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करें उसे हम इतिहास कहते हैं। इतना ही नहीं, इतिहास के विषय में आचार्य चाणक्य ने बताया कि पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र यह सब इतिहास है। इतना ही नहीं, और आगे यदि हम चर्चा करें तो इतिहास के विषय में चर्चा का जो हमें स्थित ज्ञात होता है वह स्थित यह मिलता है छांदोग्य उपनिषद है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। यहाँ इतिहास को हम पंचम वेद या पांचवा वेद कह करके निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार से इतिहास की ढेर सारी परिभाषाएं हमें मिलते हैं। हम एक वे में, एक लाइन में, एक शब्द में हम कह सकते हैं कि ऐसा ही था, इतिहास है। यह इतिहास की परिभाषा हो जाती है। अब हम इतिहास की परिभाषा के बाद आगे चर्चा करते हैं। इतिहास को प्रायः अंग्रेजी में हम हिस्ट्री कहते हैं। तो ये हिस्ट्री शब्द जो है, हिस्ट्री शब्द का फार्मूला क्या है, इस हिस्ट्री शब्द को हम बताएंगे। हिस्ट्री शब्द का हम एक एक शब्दों को अलग करके इसके फुल फॉर्म को हम बता देते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है।
हिस्ट्री शब्द के फुल फॉर्म के लिए HISTORY मिल करके हिस्टोरी शब्द या हिस्ट्री शब्द बनता है। अब हिस्ट्री शब्द में यश को हम अलग करते हैं, आई को अलग करते हैं, यश को अलग करते हैं, टी को अलग करते हैं, ओ को अलग करते हैं, आर को अलग करते हैं, वाई को अलग करते हैं। तो यश फॉर हैपनिंग्स, I for ideal, S for struggle, T for tradition, O for observation, R for reality और Y for interest, ये चर्चा होती है। तो हैपनिंग्स मीन्स होता है घटनाएं, पहले घटनाएं होनी चाहिए, फिर उन घटनाओं पर आइडियल विचार या आदर्श प्रस्तुत किया जाता है। उन विचार और आदर्शों में स्ट्रगल अर्थात संघर्ष होता है तथ्यों के लिए, और यह संघर्ष ट्रेडिशन अर्थात परंपरा, इतिहास, पुरानी स्मृति के द्वारा तय किया जाता है। इसको हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण, निरूपण, परीक्षण, अवलोकन करते हैं, वास्तविकता पता करने के लिए तथ्यों की वास्तविकता क्या है, और इन समस्त कार्यों की पूर्णाहुति के लिए इंटरेस्ट या एनर्जी की चर्चा हम करते हैं। उसके लिए कंठा होनी चाहिए, उसके लिए उत्साह होनी चाहिए, उसके लिए प्रबल इच्छा शक्ति होना चाहिए, उसके लिए उत्सुकता होनी चाहिए, उसके लिए लालायित होना चाहिए, तब हम इतिहास को संपूर्ण रूप से समग्र रूप से जान सकते हैं। अब हम भारत के इतिहास के अध्ययन की चर्चा की बात करते हैं। तो भारत का इतिहास, चूंकि हम भारत के वासी हैं, भारत के इतिहास का अध्ययन करना है, तो भारत के इतिहास का अध्ययन हम 3 भागों में करते हैं सुविधा के दृष्टिकोण से। पहला भाग होता है प्राचीन इतिहास, दूसरा भाग होता है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा भाग होता है आधुनिक इतिहास। क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग संचालित मेरी संस्था श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलाम सुल्तानपुर जो है, यहाँ हमारे सब्जेक्ट में प्राचीन इतिहास रखा गया है। तो प्राचीन इतिहास का हम अध्ययन करते हैं। प्राचीन इतिहास को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से प्राचीन भारत के इतिहास को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ताकि हमें पठन पाठन में असुविधा न हो। तो चूंकि हम प्राचीन भारत के इतिहास की चर्चा करने चल रहे हैं, तो प्राचीन भारत के इतिहास के लिए हम पहले ये समझ लें भारत का फिगर क्या है। यहाँ हमारे भारत का एक फिगर दिया हुआ है। यह फिगर यदि हम इसको देखें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक 2500 मील इसकी लंबाई, और यदि हम चौड़ाई की चर्चा करें तो 2000 मील इसकी चौड़ाई, जो पश्चिमी पयोनित से लेकर के पूर्वी पयोनित तक, अरब सागर से लेकर के और बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। लक्षद्वीप यहाँ हमें मिलता है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत का ही अंग है। और इससे सटा हुआ श्रीलंका की भी भौगोलिक सीमा को हम दृष्टि कर देते हैं। अब हम प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन 3 भागों में सुविधा के दृष्टिकोण से करते हैं। तो पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा भाग है आद्यैतिहासिक काल, तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की यदि हम चर्चा करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, तो प्रागैतिहासिक काल कि यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पूर्णतः लिपियों का अभाव है। प्रागैतिहासिक काल में मानव असभ्य और बर्बर था, वह लिखना पढ़ना नहीं जानता था। तो इस काल की घटनाओं का अध्ययन हम पाषाणों के औजारों पर करते हैं, लिपियां यहाँ नहीं है। फिर हम आद्यैतिहासिक काल की यदि चर्चा करें तो यहाँ लिपियां हैं, परंतु लिपियां पढ़ी नहीं गई हैं। यदि लिपियां पढ़ी गई होती तो हम और बढ़िया निरूपण कर सकते थे। तो प्रागैतिहासिक काल में लिपियों का अभाव है, आद्यैतिहासिक काल में लिपियां हैं परंतु पठनीय हैं, ऐतिहासिक काल में लिपियां हैं भी पठनीय भी है। इसलिए प्रागैतिहासिक काल की चर्चा जो हम करते हैं तो पाषाण के औजारों पर, आद्यैतिहासिक काल की चर्चा जब हम करते हैं जो हड़प्पा संस्कृत और वैदिक संस्कृत होती है, तो यहाँ हम साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों की चर्चा करते हैं, परंतु साहित्यिक साक्ष्य पढ़े नहीं गए हैं। और ऐतिहासिक काल की हम चर्चा यदि करें तो यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य भी प्रभावी है, साहित्यिक साक्ष्य पठनीय है इसलिए प्रभावी है, और विदेशियों का आगमनागमन प्रारंभ हो गया था, इसलिए विदेशी विवरण भी इसकी जानकारी के लिए इसके साक्ष्य के रूप में हमें मिलते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल का हम विभाजन 3 भागों में कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हम पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित कर सकते हैं। पुरापाषाण काल
और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत देखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति को देखते हैं। यहाँ लिपियां हैं परंतु पठनीय नहीं है, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति